हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम देखे थे कि स्ट्रेस किसे कहते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस देखे थे। उसमें पहला टॉपिक हम पढ़े थे अकॉर्डिंग टू लोड ऑफ डायरेक्शन, यानी बल लगाने के दिशा के अनुसार स्ट्रेस कितने प्रकार से होते हैं। आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें पिछले क्लास में क्लियर होगा कि स्ट्रेस बहुत प्रकार के नहीं होते, बस दो प्रकार का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस का लीजिए, और शियर स्ट्रेस यानी लंब प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल। उसके टाइप में बहुत सारे बटे थे। हम तो उस दिन कंटिन्यू करने वाले थे क्लास, लेकिन लाइट कट गई थी, इसीलिए उसी पर रुक गए थे। आज उसके हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। पहला था आपका लोड लगाने के दिशा के अनुसार। आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लोड इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी, लोड मतलब क्या हो गया, दाब तीव्र नहीं, बल तीव्रता के अनुसार, बल तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर। अब जानिए कि आपका आरसीसी यहाँ से अब मतलब स्पीड पकड़ेगा, मतलब कि इसमें आरसीसी में हम क्या बताएं, आपका एक एक लाइन इतना इम्पोर्टेंट है ना। आरसीसी इतना कंसेप्ट कहीं भरा ही नहीं है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप पढ़ के देखिए एक बार, इतना मज़ा आपको कहीं नहीं आने वाला है। चलिए इसको शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि आरसीसी है क्या। देखिए कई दिनों बाद क्लास हो रहा है, मेरा एसएससी मेंस का पेपर था, इसलिए क्लासें रुक गई थी। अब कोई पेपर नहीं, बीच में 3-4 दिन डिस्टर्ब होंगे। UPSC जेई का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें 2-4 दिन बंद रहेगा क्लास है, बाकी कभी नहीं क्लास बंद होगी। देखिएगा सबसे पहले इसको तो हम होल्ड करते हैं। अभी क्या करते हैं भाई, होल्ड करते हैं। अभी हम समझते हैं कि आरसीसी का यूज क्यों करना पड़ा, है ना। तो सबसे पहले आप थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़े थे, थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे सीमेंट कंक्रीट। हाँ भाई, सीमेंट कंक्रीट सब लोग पढ़े थे। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है कि फाइन एग्रीगेट, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, कोर्स एग्रीगेट, है ना। उसके बाद क्या मिलेगा, बाइंडिंग मटेरियल। क्या मिलेगा, बाइंडिंग मटेरियल। इन सब का एक फिक्स रेशियो होता है, और रेशियो हम देखेंगे या फिर आप सिटी में देखे होंगे। तो इन सब को मिलाने के बाद किसके साथ मिलाते हैं हम लोग, वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, आपका कंक्रीट बनाता है। तब क्या बनाता है, कंक्रीट। अब कौन सा कंक्रीट, देखिए बाइंडिंग मटेरियल की जगह यदि हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल की जगह यदि हम सीमेंट का यूज़ करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग सीमेंट कंक्रीट। बाइंडिंग मटेरियल की जगह यदि हम चूने का यूज़ करते हैं तो इसे कहते हैं चूना कंक्रीट। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यदि हम यहाँ जिप्सम का यूज़ करेंगे तो कहेंगे जिप्सम कंक्रीट। बाइंडिंग मटेरियल के जगह यदि हम मिट्टी का यूज़ करेंगे तो कहेंगे गारा कंक्रीट। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, यदि बाइंडिंग मटेरियल की जगह सीमेंट और चूना दोनों का यूज़ कर देंगे तो कौन सा कंक्रीट कहेंगे, ये आपके लिए। यदि बाइंडिंग मटेरियल की जगह सीमेंट और चूना दोनों का यूज़ कर दें, चलिए ठीक है ना। तो आप जानते हैं सीसी कैसे मिलकर बना होता है, सीमेंट बालू और गिट्टी का जब पानी के साथ मिक्सिंग करते हैं तो क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। अब ये कंक्रीट के ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ये जो कंक्रीट बना है, कंक्रीट, ये सबका फिक्स रेशियो होता है ना। आप समझ लेंगे 1:2:4, 1:3:6, 1:5:10, 1:1:3, और हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, डोंट वरी। अब समझिएगा एक कंक्रीट का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि एक कंक्रीट जो होता है ना, एक कंप्रेशन में क्या होता है, मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग इन क्या होता है आपका, कंप्रेशन। जबकि क्या होता है आपका, लेस स्ट्रॉन्ग, ऐसा लिख दे रहे हैं, वीक इन टेंशन। अब समझिएगा ये जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है कि कंप्रेशन में ना मजबूत होता है, यानी एक कंप्रेशन लोड को तो वहन कर लेगा, लेकिन टेंशन में क्या होता है, कमज़ोर होता है। अब देखिए इसका ना बहुत लोग गलत अर्थ समझ लेते हैं। गलत अर्थ समझने का मतलब क्या है कि किसी का देंगे कंक्रीट का कंप्रेशन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो कहेगा कि कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है, कंक्रीट टेंशन में कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं कहना है। क्या इतना कमज़ोर है कि इसको खींच कर तोड़ देंगे, बताइए, क्या कंक्रीट इतना कमज़ोर है कि इसको खींच कर तोड़ देंगे, क्या नहीं तोड़ पाएगा कोई। लेकिन कहते क्या है, तो इसको सही लैंग्वेज में किस तरह कहना है कि जो कंक्रीट होता है, कौन सी कंक्रीट की बात करें, जब भी हम कंक्रीट कहें ना तो आपको समझ आना है कि सीमेंट कंक्रीट की बात हो रही है, ठीक है। ये जो कंक्रीट होता है संपीड़न में तो मजबूत होता है, लेकिन
जब संपीड़न से तुलना करते हैं टेंशन में तब कमज़ोर होता है। मतलब क्या हो गया ये जो कंप्रेशन टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है यानी तनन सामर्थ्य जो होता है वो 10 से 15% होता है किसका, कंप्रेशन स्ट्रेंथ का। मतलब क्या हो गया, यदि कोई स्ट्रक्चर है सीसी का, किसका भाई, सीसी का, यदि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, यदि कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितना है आपका 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, यानी 1 mm स्क्वायर पे कितना लोड लेगा 100 न्यूटन का, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 10 या फिर 10 से लेकर के 15 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। कुछ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लेकिन जब तुलना करते हैं संपीड़न के रिस्पेक्ट में तब उसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए कहना है आपको कि जो कंक्रीट होता है वो संपीड़न में मजबूत होता है, लेकिन संपीड़न के अपेक्षा टेंशन में कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं कहना है कंक्रीट संपीड़न में मजबूत होता है टेंशन में कमज़ोर होता है, ऐसा नहीं कहना। जब कंपेयर करते हैं ना तब कमज़ोर होता है। अब आप देखिएगा कंक्रीट पर दो ही लोड लगता है, एक आएगा टेंशन, एक आएगा कंप्रेशन। अब देखे होंगे आप टेंशन में बेंडिंग में भी टेंशन कंप्रेशन, लास्ट में पिछला जो पढ़ाए थे लास्ट में जाते जाते बेंडिंग भी टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया था, एक्सियल भी टेंसाइल कंप्रेशन, यानी मेन रूप से बहुत आते हैं। मेन रूप से कितने सामर्थ्य मिलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कंक्रीट, 2 टेंसाइल और कंप्रेशन में। तो जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या है, मजबूत है, इसका टेंशन नहीं है। जो कंक्रीट रहेगा वो टेंशन में मतलब कंप्रेशन में ठीक है रोक लेगा, लेकिन टेंशन में क्या है आपका कमज़ोर है। अब आप खुद समझिए, अब मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं, अब पढ़ने में बहुत अच्छे हों, आपके मान लेते हैं 2 गुण है तुलना करते हैं, अब पढ़ने में बहुत अच्छे हो और लिखने में गधे हो, तो बताइए नंबर गेन कर पाएंगे, कोई मतलब है नहीं। अब लिखने में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ते हैं आपको कुछ याद ही नहीं आता है, कोई मतलब है नहीं। इसलिए दोनों को लेकर चलना है ना, यानी अच्छा बच्चा वो कहा जाएगा जो पढ़े भी अच्छा से और राइटिंग भी अच्छा हो, लिखे भी अच्छे से, यही बात है भाई। अब क्या करना है, कंक्रीट को टेंशन में मजबूत बनाना है। तो अब टेंशन में मजबूत बनाने के लिए सीसी में टेंशन में मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या डाल देते हैं, रीइंफोर्समेंट। क्या डाल देते हैं, रीइंफोर्समेंट। अब देखिएगा, अब रीइंफोर्समेंट डालेंगे कहाँ भाई, ऐसा तो नहीं जहाँ मन करे वहाँ डाल देंगे। अब देखिए डालते क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये हो गया आपका बीम, ये क्या हो गया आपका बीम हो गया, हाँ आपका ही बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पर क्या आ गया, लोड आ गया, ठीक है सर लोड भी दे दिए। अब बताइए ये बेंड होगा कि नहीं होगा, हाँ सर इधर सीधा सीधा दिख रहा है बेंड होगा। अब बताइए बेंड हुआ, ये फालतू को मिटाते हैं, हाँ बेंड हो गया, यानी इसी पर लोड लगा था, क्या हो गया, बेंड हो गया। ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल है वो पास आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है भाई, टेंशन आ रहा है, ठीक है ये भी पिछले क्लास में समझाए थे, समझ आ रहा होगा आपको। अब बताइए कंप्रेशन आया, टेंशन आया। अब बताइए कंप्रेशन में तो ठीक है भाई, कंप्रेशन में तो ओके है, लेकिन टेंशन में क्या है, कमज़ोर है। अब टेंशन में मजबूत करने के लिए हम क्या डालते हैं भाई, छड़ डालते हैं। क्या डालते हैं, छड़ डालते हैं। देखते हैं इंक हो तो रेड वाला चल जाए, क्या डालते हैं, नहीं चल रहा है ना। अब टेंशन में मजबूत करने के लिए क्या डालेंगे हम, यहाँ छड़ डालेंगे। चलिए नहीं रहा है दोनों, हम सोच रहे थे दूसरे कलर से छड़ बना देना। देखिएगा क्या डाल दिए, छड़ डाल दिए। अब छड़ को पता है, छड़ को कहाँ डाले हैं, टेंसाइल जोन में ही डाले हैं। देखिए छड़ को कहाँ डाले हैं, टेंशन में, क्योंकि जो छड़ होता है ना रीइंफोर्समेंट। अब देखिए रीइंफोर्समेंट मतलब छड़ नहीं होता, हम बता रहे हैं रीइंफोर्समेंट मतलब छड़ नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि मजबूती प्रदान करना। रीइंफोर्समेंट जैसे कि हर जगह यूज होता है, जैसे सैनिक, मान लीजिए सैनिक की एक टुकड़ी लड़ने गई ना, और मतलब उसको लग रहा है कि भाई सामने वाले और सैनिक है या हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने ऑफिसर से कहेगा कि हमको रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, यानी अभी हमको और बैकअप के लिए मजबूती प्रदान करिए। सिंपल सा हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। गांव में जब चूल्हा बनाया जाता है मिट्टी का जब शादी ब्याह होता है, नहीं होगा मतलब वो तो होगा ही, जब शादी ब्याह होता है चूल्हा बनाया जाता है, उसमें मिट्टी रहता है, और मिट्टी में क्या भूसा मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, मिट्टी में क्या मिलाते हैं, भूसा। तो भूसा ही उसमें क्या कर रहा है, रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है।
इसीलिए लेकिन कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट के जगह हम किसका यूज़ करते हैं, छड़ का। तो हम मान लेते हैं कि रिइंफोर्समेंट मतलब छड़ होता है ना, रिइंफोर्समेंट मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। लेकिन आपको मानकर जब भी हम रिइंफोर्समेंट का नाम लेंगे तो आपको लेके चलना है कि रिइंफोर्समेंट मतलब स्टील का छड़, है ना। लेकिन मेरा फर्ज है भाई कि एक्चुअल मीनिंग बताना। रिइंफोर्समेंट मतलब होना मजबूती प्रदान करना, लेकिन जब भी हम रिइंफोर्समेंट कहेंगे तो आपको समझना है कि छड़ डाला गया, ठीक है। इसीलिए सीसी के जगह हम किसका यूज करते हैं, आरसीसी का। कहाँ, जहाँ जिस मेंबर में टेंसाइल आने की संभावना रहती है। अब देखिए बीम में टेंशन आ रहा है, बीम में छड़ डालते हैं कि नहीं डालते हैं, सर डालते हैं, छड़ डालते हैं, ठीक है। छत भाई छत में भी तो नीचे सपोर्ट नहीं है, क्या डालते हैं, छड़ डालते हैं। लेकिन आप सोचिए फर्श क्या लिखा है, सोचिए कभी फर्श में छड़ डाले हैं, नहीं डाले हैं। क्यों नहीं डाले हैं मेरे भाई, फर्श के नीचे सपोर्ट होता है, फर्श टेंसाइल होगा ही नहीं। देखिए ये तो बीम है, मान लीजिए बीम है, छत है, ये तो बेंड मतलब बेंडिंग होने का चांस तो है, लेकिन क्या फर्श कभी बेंड होगा, नहीं होगा, नीचे सपोर्ट रहता है। इसलिए फर्श में नहीं डालते हैं छड़, क्योंकि उस पर सिर्फ कंप्रेशन लोड आएगा, और कंप्रेशन में तो खुद सीसी मजबूत होता है, तो उसमें हम क्यों छड़ डालेंगे, फालतू का खर्चा। जानते हैं रिइंफोर्समेंट बहुत महंगा होता है। इसीलिए बीम और स्लैब को क्या कहते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बीम और स्लैब को कहते हैं हम लोग फ्लेक्सर मेंबर। फ्लेक्सर में मतलब क्या होता है, मुड़ने वाला, यानी बेंडिंग मेंबर कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एकदम करेक्ट वर्ड यही है, क्या कह सकते हैं, बेंडिंग मेंबर, यानी नमन अवयव। यानी समझ जाइएगा, जब भी हम फ्लेक्सर मेंबर का नाम लेंगे तो समझ जाना है कि बीम और स्लैब। और इस सेमेस्टर में मैक्सिमम आपको फ्लेक्सर मेंबर ही पढ़ना है। आई होप आप समझ रहे होंगे क्यों हम आरसीसी का यूज किए। अब एक बात समझिएगा भाई, ये जो आरसीसी होता है ना, वो डक्टाइल मटेरियल होता है। क्या होता है भाई, डक्टाइल मटेरियल होता है। अब डक्टाइल का हिंदी तो नहीं पता हमको, हो शायद तन्यता होता होगा। जब हम कह देते हैं इसका मीनिंग नहीं पता है और बाद में लिखते हैं तो थोड़ा बहुत शक आपको करना पड़ेगा कि वह चेक कर ले, ठीक है। शायद तन्यता होता है, यानी वैसा मेंबर जिसमें डिफॉर्मेशन 5% से अधिक हो जाए उसे कहते हैं फ्लेक्सर मेंबर, उसे कहते हैं डक्टाइल मेंबर। ऐसा मेंबर जिसमें डिफॉर्मेशन 5% से अधिक हो जाए, है ना। दो तरह के मेंबर मिलेंगे आपको, एक मिलेगा डक्टाइल, एक मिलेगा आपका डक्टाइल मिलेगा, एक मिलेगा ब्रिटल। तो डक्टाइल मतलब जिसमें डिफॉर्मेशन 5% से अधिक हो। देखिए ये सब मोटे मोटे बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिफॉर्मेशन 5% से अधिक हो। और ब्रिटल किसे कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल जिसमें डिफॉर्मेशन 5% से कम हो। मतलब क्या होगा कि भाई ये मेंबर है, इसको मोड़ रहे हैं, यदि डिफॉर्मेशन मतलब विकृति, स्ट्रेन, यदि विकृति 5% से कम होती है और टूट जाती है, यानी इसको मोड़े, थोड़ा सा मोड़ा टूट गया, तो उसे कहेंगे कि ब्रिटल मटेरियल है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्रिटल मटेरियल। जैसे ग्लास, तो ग्लास एक भी मुड़ता है या फिर डिफॉर्मेशन थोड़ा भी देता है, उसको पीट के थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ग्लास को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है, वो टूट जाएगा। इसलिए आप देखेंगे मशीनें जो आती हैं उसमें मैक्सिमम ब्रिटल मटेरियल का यूज़ होता है। उसको थोड़ा पीटेंगे तो वो टूट जाता है। हम लोग जैसे कि उसे कहते हैं कास्ट आयरन, शायद कास्ट आयरन होता है, ओहो कास्ट नहीं होता है जी, शायद कास्ट ही होता है, ठीक है। जैसे चारा काटने वाला मशीन, पंप सेट हो गया, जनरेटर हो गया, या फिर कोई भी मैकेनिकल जो होता है वो क्या होता है कि भंगुर पदार्थ से बनता है, टूट जाता है। देखेंगे थोड़ा पीटेंगे तो टूट जाएगा। जबकि ऐसा मेंबर जिसमें डिफॉर्मेशन 5% से अधिक हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डक्टाइल मटेरियल। जैसे आप देखेंगे लोहार के यहाँ चादर होता है, उसको पीट के फैला देता है,
तो हम छड़ के रूप में डक्टाइल मटेरियल का यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है डक्टाइल मटेरियल जब लोड पड़ेगा तो अपने अवस्था में आएगा, लेकिन अपने अवस्था में पूरा आ जाएगा, मतलब टूटेगा नहीं, पुनः अपने अवस्था में आ गया। भूकंप आया, छड़ ऐसा हुआ, लेकिन फिर ऐसा आ गया। बात को समझ रहे हैं? तो डक्टाइल मटेरियल का यूज करते हैं हम, टेंसाइल यानी डक्टाइल मटेरियल का यूज करते हैं हम रिइंफोर्समेंट के रूप में। इस सारा जेईई का क्वेश्चन बनता है कि आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर है तो बताइए कि रिइंफोर्समेंट के रूप में किस मटेरियल का यूज करेंगे, ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल या फिर किस मटेरियल का? तो आपको पता है डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि इसकी डिफॉर्मेशन अधिक हो सकता है। अब समझिएगा, अब डक्टाइल मटेरियल के रूप में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। डक्टाइल मटेरियल ऐसा तो नहीं है कि पूरे दुनिया में डक्टाइल एक ही है जो हम छड़ यूज़ करते हैं, सरिया, यही तो डक्टाइल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल मिलेंगे, जैसे कि एल्युमिनियम मिलेगा, सोना मिलेगा, कॉपर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम छड़ को ही क्यों यूज़ करते हैं? तो एक तो आप कह देंगे सर छड़ इन सब मटेरियल से सस्ता है, ठीक है सस्ता है, लेकिन हम आपका एक्चुअल रीज़न बता रहे हैं कि डक्टाइल मटेरियल के रूप में हमारे पास एल्युमिनियम है, लोहा मतलब एल्युमिनियम मिल जाएगा आपको, सोना मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, बहुत सारी मटेरियल है, लेकिन छड़ क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो कंक्रीट और छड़ का जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो समान होता है। इससे क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक समान का मतलब एम मान लीजिए कंक्रीट है, एम मान लीजिए स्टील है, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग क्या है, परफेक्ट है। ये बॉन्डिंग क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। अब जब इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा तो ये दोनों साथ साथ मुड़ेंगे सब, क्योंकि दोनों का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के इफेक्ट से ये दोनों समान रूप से फैलेंगे और सिकुड़ेंगे। अब समझिए, जब दोनों मान लीजिए कंक्रीट है, ये स्टील है, ये अच्छे से पकड़े हुए हैं, है ना, पकड़ लिया। अब टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, दोनों साथ साथ खिसकेंगे सब, दोनों साथ साथ। अगर ऐसा न होता तो क्या होता, क्या होता देखिए, ए है आपका कंक्रीट, ए है स्टील, दोनों बॉन्डिंग बनाए हैं। अब इन लोगों का बीच का रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग है। अब क्या होगा, जब टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, ए महाराज कहीं और खिसकेंगे, ए कहीं और खिसकेंगे। अब बताइए क्या कंक्रीट और स्टील के बीच बॉन्डिंग अच्छा से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर चुके, एक कुछ और फिसला, एक कुछ और फिसला। अब बॉन्डिंग क्या हो गया, आपका टूट गया। इससे आपका स्ट्रक्चर कोई मतलब ही नहीं, कमजोर हो गया। तो इसीलिए डक्टाइल मटेरियल के रूप में हम रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं, क्योंकि रिइंफोर्समेंट यानी जो सरिया होता है, सरिया और कंक्रीट दोनों का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, समान होता है। आई होप आप इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको आरसीसी पढ़ने में, बहुत इंटरेस्ट आएगा। हम इतना आपको वादा दिला सकते हैं कि आप मालामाल हो जाएंगे पढ़ के आरसीसी। अब हमसे पढ़िए, देखते हैं। अब हम कहते हैं सीधा सीधा इस फिगर को दिखा करके कि अब बताइए रिइंफोर्समेंट को मेंबर में कहाँ डालते हैं, नीचे डालते हैं कि ऊपर डालते हैं? तो आप कहेंगे कि सर नीचे डालते हैं, तो फिर आप पिटाएंगे, क्यों? आप कहेंगे नीचे ही तो डाले हैं। तो हम ये नहीं कहे हैं नीचे डालेंगे, हम ये कहे हैं कि जहाँ टेंसाइल जोन होगा उसी जोन में हम रिइंफोर्समेंट को डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिएगा, अभी ये तो टॉपिक बाकी ही है, हम सोचे कुछ आरसीसी के बारे में भी तो बता दें भाई, क्योंकि फर्स्ट में आरसीसी बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ समझिएगा, हाँ कैंटिलीवर, अरे थोड़ा माइंड कमज़ोर हो गया यार। ये देखिए, ये कौन सा बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम। इस पर क्या लगा दिए, लोड लगा दिए। अब बताइए एक ऐसा बेंड होगा, चलिए डायरेक्ट बेंड ही कर रहे हैं, एक ऐसा बेंड होगा, ऐसा बेंड होगा। अब बताइए क्या इसमें आप छड़ को नीचे डालेंगे? नहीं नीचे डाल, क्योंकि नीचे जो है कंप्रेसिव आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, ऊपर आ रहा है टेंसाइल। अब छड़ को कहाँ डालना है हमको, ऊपर डालना है। चलिए ठीक है। अब बताइएगा, हम कहते हैं कंटिन्यूअस बीम। कौन सी बीम भाई, कंटिन्यूअस बीम, ठीक है कंटिन्यूअस। अब बताइए यहाँ जो लोड होगा कैसे आएगा, यहाँ का लोड बताइए, तो यहाँ का नीचे आएगा कि नहीं आएगा? जबकि इसके प्रभाव में यहाँ कैसे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। समझ आ रहा होंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा। अरे समझ तो आ रहा होगा ना, ए धक्का दे दिया ऊपर। अब बताइए यहाँ टेंसाइल जोन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर टेंसाइल जोन नीचे आ रहा है, तो
कोई कहेगा अरे ऊपर आ रहा है, फिर कोई कहेगा नीचे ऊपर, यानी दोनों तरफ आ रहा है। यानी इसमें रिइंफोर्समेंट को कहाँ डालना पड़ेगा, दोनों साइड में डालना पड़ेगा, क्योंकि टेंसाइल जोन कहाँ आ रहा है आपका, दोनों तरफ आता है। और कंक्रीट क्या होता है, टेंसाइल में कमज़ोर होता है कंप्रेशन की अपेक्षा, तो कंक्रीट को टेंसाइल में मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, छड़ को टेंसाइल जोन में डाल देते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा मेन कंसेप्ट कि आरसीसी का हम यूज क्यों करते हैं, आरसीसी को डालते कहाँ हैं। अभी बहुत कुछ सीखना है, किस तरह छड़ को मोड़ेंगे, है ना, छड़ को कहाँ कितना मोड़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए जेईई में इससे इतना क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन आएगा रिइंफोर्समेंट का यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आप कह देंगे कंक्रीट जो होता है कंप्रेशन में मजबूत होता है, टेंशन में कंप्रेशन की अपेक्षा कमज़ोर होता है, तो टेंशन में मजबूत बनाने के लिए हम छड़ का यूज करते हैं। ठीक है जी। वो पूछेगा कि रिइंफोर्समेंट डालते कहाँ हैं, तो आप कहेंगे कि नीचे ऊपर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे रिइंफोर्समेंट हमेशा टेंसाइल जोन में डाला जाता है। ठीक है। और कहेगा कि उसकी रिइंफोर्समेंट जो डालते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो आपको कहना है कि एक डक्टाइल मटेरियल होता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन जेईई में आता है कि रिइंफोर्समेंट की जगह हम स्टील का छड़ ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंक्रीट और स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक समान होता है। ये समान फैलेंगे, समान सिकुड़ेंगे, नहीं तो बॉन्डिंग टूट जाएगी। आता है क्वेश्चन कि रेखीय प्रसार समान होने का मतलब क्या है, तो ये सिकुड़ेंगे समान, फैलेंगे समान, इससे बॉन्डिंग जो रहता है परफेक्ट रहता है। परफेक्ट बॉन्डिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज है, हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आई होप आप समझेंगे आरसीसी का मेन कंसेप्ट। अभी बहुत कुछ है, धीरे धीरे हम चढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम समझेंगे बल, दूसरा टॉपिक जो होल्ड किए थे, अब होल्ड को हटा कर कंटिन्यू करते हैं। समझेंगे बल की तीव्रता के आधार पर प्रतिबल। ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस यानी चरम प्रतिबल। कौन सा स्ट्रेस भाई, अल्टीमेट स्ट्रेस, चरम प्रतिबल। अब देखिए चरम प्रतिबल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो मेंबर का जो होता है ना मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, यानी अधिकतम सामर्थ्य होता है, अधिकतम सामर्थ्य होता है। ठीक है। अब मतलब इसका समझाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा इससे मतलब फंस जाएंगे। अब इससे पहले ना थोड़ा इंक डाल लेने दीजिए। ओए क्योंकि डार्क चलता है तो अच्छा लगता है ना बच्चे, दिल के सच्चे। हाँ चलिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। हाँ क्या कह रहे थे, चरम प्रतिबल, अल्टीमेट। इस क्या होता है, ए मेंबर का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। देखिए नाम से लग रहा होगा अल्टीमेट, अभी इसके बाहर कुछ नहीं, चरम, एकदम अपने अंतिम सीमा पहुंच गए। यानी अरे इसका नाम नहीं है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक किसी मेंबर का हम बता रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, नहीं अधिकतम सामर्थ्य होता है। यानी मतलब क्या हुआ एक कोई मेंबर है, ठीक है भाई, लोड लगाए। अबे लोड कैसा भी हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। लोड लगाए 10 न्यूटन का नहीं टूटा, 20 न्यूटन का नहीं टूटा, 25 न्यूटन का नहीं टूटा, 30 न्यूटन का नहीं टूटा, लेकिन जैसे थोड़ा 30 से अधिक लगाए ना टूट गया। यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है आपका, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर मेंबर टूट जाता है। आप बीए के लड़के नहीं, आप टेक्निकल लड़के हैं। वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर मेंबर फेल हो जाता है। अब ये फेल किस में भी हो सकता है, ए मेंबर फेल हो जाता है, उस समय मेंबर फेल हो जाता है, नोट्स में अच्छे से मिलेगा। ठीक है। मेंबर फेल हो जाता है, उस समय उत्पन्न प्रतिबल को अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, यूएस कहते हैं भाई। अब बात को समझ रहा है,
यानी कि भाई इसको जब इसको क्या करेंगे, जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेस देगा। भाई कोई भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस देने वाला है, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। देखिए फोर्स लगा स्ट्रेस दिया, फोर्स लगा स्ट्रेस लिया, लेकिन इसकी भी तो कोई लिमिट होगी कि हाँ भाई इतना ही हम फोर्स ले सकते हैं। अब ऐसा फोर्स लगाया कि टूट गया, यानी तोड़ना अभी नहीं है आपको, अभी तोड़ना नहीं है, ये फोर्स लगाए, लेकिन इससे थोड़ा भी अधिक लगाए ना, टूटा नहीं मेंबर। देखिए वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर, वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर तोड़ना नहीं है, अभी मेंबर फेल हो जाता है, तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। यानी वह बल अभी फेल हुआ नहीं है, बस थोड़ा भी और लगाएंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। अभी फेल नहीं हुआ, यानी वह बल जिससे अधिक बल लगाएंगे, यानी जो अभी लगाए हैं उससे अधिक बल, ठीक है। तो वह बल जिससे अधिक बल लगाने पर मेंबर फेल हो जाता है, तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। अभी फेल नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा भी, यानी मान लेते हैं 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर का लगाए हैं, अब यदि 30.001 न्यूटन भी करेंगे तो फेल होगा, यानी इससे थोड़ा भी अधिक लगाएंगे तो फेल होगा, थोड़ा भी अधिक लगाएंगे। तो इसीलिए इस प्रतिबल, जब इस बल को लगाए थे तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, 30 न्यूटन का बल लगाए थे, तो इससे अधिक लगाएंगे तो फेल हो जाएगा। तो इस समय उत्पन्न प्रतिबल को, है ना, इस समय फेल होने से पहले जो लगाए हैं, इस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं हम लोग, अल्टीमेट स्ट्रेस। इसीलिए करते हैं मैक्सिमम सामर्थ्य होता है, इससे अधिक सामर्थ्य नहीं ले सकता। अब कहेंगे जैसा कि फार कंक्रीट हम देख लें भैया, फार कंक्रीट, जैसे कि हम कहते हैं M15, M20, M25, ऐसा जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो आगे बताएंगे, चलिए बता ही देते हैं। थोड़ा सा हम बता रहे हैं ना, बहुत चीज़ें पढ़नी है, अभी हम इसके बारे में बताने लगेंगे फिर ये टॉपिक रह जाएगा, तो हम धीरे धीरे सब बताएंगे। देखिए M मतलब मंकेश, M मतलब होता है ना, वो होता है मिक्स। मिक्स मतलब क्या, अरे मिक्स सीमेंट बालू गिट्टी का मिक्स, और किसका मिक्स, पानी के साथ, तो मिक्स हो गया। लेकिन ये जो 15 है ना, ये जो 20 है, ये 25 है, ये क्या है भाई मेरे प्यारे राज दुलारे, बताइए ये क्या चीज़ है? जो ये है ना, यही अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये चरम सामर्थ्य है। अब समझ है जो लिखा रहता है, अब हम बताएंगे चरम सामर्थ्य निकलता कैसे है, सारा कुछ बताएंगे, अभी नहीं। तो 15, 20 और 25 क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, चरम सामर्थ्य है। इसको एक और नाम से जानते हम लोग, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अब देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ समझ गए, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का हिंदी होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इंग्लिश नहीं पता नहीं लिख पाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अरे कैरेक्टर होता है, स्टेटिक्स लगा लीजिएगा, स्ट्रेंथ अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है। अब समझिएगा, अब ऐसा देखे होंगे ना, देखे होंगे भाई, M मतलब मेरा नाम नहीं, M मतलब मिक्स, M मतलब मिक्स। 15 मतलब क्या हो गया कि जो एक कंक्रीट है ना, ये जो कंक्रीट है, ये जो कंक्रीट है, यानी इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, भाई कंक्रीट कैसे मजबूत होता है, टेंसाइल में थोड़ी करेंगे चेक, कंप्रेशन में करेंगे। यदि ये कंक्रीट कितने का है, M20 का है, तो ये 20 न्यूटन से थोड़ा भी अधिक लगाएंगे फोर्स ना, तो फेल हो जाएगा, थोड़ा भी अधिक लगाएंगे तो। यदि इसका ग्रेड क्या है, 30 है, यानी 1 mm स्क्वायर पे यदि 30 से थोड़ा भी अधिक बढ़ाए तो फेल हो जाएगा। फिर मतलब चकनाचूर नहीं हो जाएगा, दरार पड़ गई मतलब फेल हो गया, है ना। इसको चेक कैसे करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, समझ आ गया। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, वो आगे का टॉपिक है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। तो आई होप आप समझ होंगे, कंक्रीट का हमेशा चेक करना है कंप्रेशन में। इसी तरह मान लीजिए स्टील हो गया, इसी तरह मान लें क्या, स्टील, फार, स्टील। अब देखिएगा स्टील में होता है आपका FE 250, ये सब मतलब RCC शुरू हो गया। आज के बाद हम बता दे रहे हैं
कि पूरे ज़िंदगी मतलब ये पूरे सेमेस्टर अब यही होगा M50 FI 250 अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। FI 250, FI 415 बार बार इसका यूज़ करेंगे हम। FI 500 हम नहीं करेंगे, वो खुद मजबूरी में करना पड़ेगा। FI 500 लिख दिए। अब जैसे M मतलब मिक्स था, तो FI मतलब भाई लोहा को आप जानते होंगे केमिस्ट्री में किससे यूज़ करते हैं हम लोग, FI को फेरस लोहा है ना, तो स्टील का सिंबल आप जानते हैं FI। अब 250 415 500 मतलब क्या हुआ मतलब FI 250 415 500 का मतलब हुआ कि अल्टीमेट स्ट्रेस है भाई, अल्टीमेट स्ट्रेस, सॉरी यार स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है किसका, स्टील का। मतलब क्या हो गया कि यदि आपका स्टील का छड़ है, ठीक है, तो इस पर टेंसाइल लोड लगाएंगे। हाँ, अब स्टील पे कंप्रेशन नहीं लगाना है, स्टील पे टेंसाइल लगाना है। तो यदि FI 250 वाला है ना, तो 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, यानी 1 mm स्क्वायर पर कितना लोड वहन कर सकता है, 250 का। यदि 250 से थोड़ा भी अधिक टेंसाइल फोर्स लगाए तो ये क्या हो जाएगा, टूट मतलब फेल हो जाएगा। यदि FI 415 है तब इसका सामर्थ्य कितना मिलेगा, 415। यदि FI 500 है तो कितना मिलेगा, 500। इसलिए आप कभी भी छड़ खरीदने जाइएगा तो कौन सा छड़ खरीदना है, FI 500, या फिर आजकल तो FI 550D आ गया है। छड़ पे लिखा रहता है ऐसे ही, लिखा रहता है FI 550D, FI 600D TMT पावर सरिया। अब इसका मतलब अभी बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। D मतलब क्या हो गया, क्यों, मतलब FI 500 FI 550 जब भी 500 से अधिक जाएगा ना तो लिख देगा D। अब इसको किसी और छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ये आपका टॉपिक नहीं है, मतलब कि कोई इसका मतलब नहीं है RCC से, तो इसको एक दिन हम बताएंगे, 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा मतलब कि हाँ 4-5 मिनट में हो जाएगा कि क्यों हम D का यूज़ करते हैं 550, है ना। TMT मतलब क्या होता है चलिए ठीक है ना। तो जैसे FI 500 यानी वो 1 न्यूटन प्रति, यानी वो कितना का लोड ले सकता है, 500 का। अब बताइए तीनों में आप कौन सा छड़ का यूज़ करना चाहेंगे, भाई 500 का। सिंपल सा बात है भाई, ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा तो महंगा मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, क्यों, क्या मिलाकर इसमें बनाया जाता है, वही सारी चीज़ें हम 5 मिनट का वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे कि FI 415 उसमें क्या मिलाया जाता है कि FI 500 हो जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है 415 हो जाता है FI। क्यों महंगा मिलता है, क्यों 550 से आगे D लिखता है, D मतलब होता है डक्टाइल, क्यों लिखता है बताएंगे। 600 जाएंगे D लिखेगा, क्या 600 से अधिक भी हो सकता है। TMT मतलब क्या होता है हम बताएंगे सारी चीज़ें। अभी यहाँ जानने का RCC के सिलेबस से इन सबको जानने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सिविल इंजीनियर, सारा मेरा धर्म है कि आपको बताएं, एक भी टॉपिक छूटे ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो समझ आया होगा आपका स्टील और कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेस। जैसे कि हम कहते हैं कि FI 30 बताइए, सॉरी M30 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, तब कहेंगे सर इतना इजी अब हो गया। M30 का अल्टीमेट स्ट्रेस 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर कंप्रेशन में है, क्यों कंक्रीट है। हम कहते हैं M40 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होगा, तो कहेंगे अरे सर आगे बढ़िए, M40 का अल्टीमेट स्ट्रेस 40 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर संपीड़न में। हम कहेंगे FI 500 का अल्टीमेट स्ट्रेस क्या कहेंगे होगा, तो कहेंगे FI 550 का अल्टीमेट स्ट्रेस 550 होगा, किसमें, टेंसाइल में, तनन में। हम कहते हैं FI 415 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होगा, तो FI 415 का होता है अल्टीमेट स्ट्रेस 415 किसमें, टेंसाइल में। एक और समझिएगा बात, इसको हम लोग कहते हैं ना, है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं FI 250, एक कहते हैं 415, इसे कहते हैं 500। इसके आगे हम तीन हम बस क्यों 3 ही लिख रहे हैं, इन्हीं का यूज़ करके काम चला लेते हैं, इसके बाद नहीं आएगा। अब पहले को हम लोग कहते हैं माइल्ड स्टील, क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील। इन दोनों को कहते हैं टोर बार कहते हैं।
या फिर HYSD बार कहते हैं, HYSD बार कहते हैं। अब देखिए माइल्ड स्टील क्या होता है, आप देखे होंगे कहीं कहीं छड़ आप देखे होंगे जो एकदम प्लेन रहता है, उस पर मतलब कि इस तरह का रेशा नहीं बना रहता है, ऐसा नहीं बना रहेगा। देखे हैं सब लोग देखे होंगे भाई, ये जो रेशा बना होता है इसे कहते हैं हम लोग टोर बार कहते हैं। एक देखेंगे जो प्लेन होता है, सिंपल होता है, जिससे छल्ला मोड़ मोड़ कर छल्ला बनाते हैं ना, मोड़ मोड़ के देखे होंगे। मैं अब देखिएगा ये जो छल्ला बनाते हैं वो मैक्सिमम क्या होता है, प्लेन होता है। तो वो प्लेन वाला FI 250 है, प्लेन। लेकिन देखा गया, अरे बहुत मज़ा आने वाला है आगे टॉपिक में, लेकिन देखा गया कि जो प्लेन है ना, अब ये जो छड़ जो है प्लेन है, अब ये मेरा हाथ कंक्रीट है और ये छड़ क्या है आपका स्टील है। अब ये दोनों में प्लेन है तो अच्छा बॉन्डिंग बनेगा कि इस पर रेशा बना दें, खुरदुरा कर दें और पकड़ेंगे तो अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। तो आपको लग गया होगा भाई रेशा वाला कंक्रीट से जल्दी बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए पहले इसका यूज़ होता था, लेकिन अब इसका यूज़ होता है। फिर भी छल्ला बनाने के लिए इसी का यूज़ होता है अभी भी, ठीक है। तो ये माइल्ड स्टील का तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे, मतलब हम करते नहीं हैं जनरली, हम पढ़ने में करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं टोर बार या HYSD यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन, ठीक है। इन सब का मतलब आएगा आगे, ठीक है। तो कोई कह देगा टोर बार क्या होता है तो कह दीजिएगा FI 450 FI 500, उतने में काम चल जाएगा। कोई कहेगा माइल्ड स्टील क्या होता है तो 250 वाला होता है, ठीक है। अब देखिएगा अभी तो मज़ा आने वाला है भाई, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, दूसरा होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस, इसी का तो यूज है वर्किंग स्ट्रेस। इसे कहते हैं हम लोग डिजाइन स्ट्रेस। इसी का एक और नाम है परमिसिबल स्ट्रेस। हिंदी वर्किंग मतलब कार्यकारी प्रतिबल, सिर्फ कार्यकारी लिख रहे हैं, अब प्र बना के सुनना। डिजाइन मतलब होता है अभिकल्पन करना, अभिकल्पन प्रतिबल। परमिसिबल यानी अनुगेय प्रतिबल, अनुगेय प्रतिबल, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए नाम से लग रहा होगा, सबसे पहले हम आपको नाम से क्लियर करा देते हैं। परमिशन देना, परमिसिबल मतलब क्या हो गया, देखिए परमिसिबल में क्या है, परमिशन है कि हाँ भाई आपको हम परमिशन इतना दे रहे हैं, ठीक है। डिजाइन मतलब क्या हो गया कि आपका सारा जो काम करना है, डिजाइन करना है, वो इसी के अनुसार करना है, जितना परमिशन दिया गया वो इसी को मान करके हमको डिजाइन करना है और उसी पर हम काम भी कर रहे हैं। तो तीनों का मतलब एक ही हुआ भाई, जिस पे काम करना है, तो काम करने के लिए जिस पर डिजाइन करेंगे भाई, जिसको मान करके डिजाइन करेंगे उसी पर आप काम भी कर रहे हैं और उससे उतने का ही परमिशन है ना, कभी नहीं भूलेगा। तो परमिसिबल स्ट्रेस किसे कहते हैं समझिएगा। अब हम परमिसिबल ही कहेंगे, कभी डिजाइन या फिर वर्किंग नहीं कहने वाले हैं। अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस PS, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर ए क्या आ गया भाई बताते हैं, यानी चरम प्रतिबल और सुरक्षा गुणांक। तो वर्किंग स्ट्रेस जो होता है या फिर परमिसिबल स्ट्रेस या फिर डिजाइन स्ट्रेस, हम तीनों में से कोई एक नाम लेंगे, समझ आना चाहिए। जो डिजाइन स्ट्रेस होता है, परमिसिबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, वो क्या होता है कि परमिसिबल स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस तथा सुरक्षा गुणांक के अनुपात को कहते हैं। यानी परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, चरम प्रतिबल और सुरक्षा गुणांक का अनुपात होता है। अब समझिएगा कि सुरक्षा गुणांक आया कहाँ से, कहीं से नहीं आया, डायरेक्ट आ गया, इसका डेरिवेशन नहीं होता, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब समझिएगा सुरक्षा गुणांक IS कोड 456 और 1978 के अनुसार सुरक्षा गुणांक के अनुसार सुरक्षा गुणांक फॉर स्टील के लिए कितना लिखते हैं 1.78 गुणांक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। वेट ए मिनट, हाँ चलिए शुरू करते हैं।
और लाइट कट गया था, आधा घंटा बाद आया। देखिए तार को भी मुँह पर लगा लिया। चलिए ठीक है, बुलेट गर्म होता है तब तक लाइट कट जाता है, मज़ा ही नहीं आता। चलिए देखते हैं क्या कर रहे थे कि IS कोड 456/1978 के अनुसार। देखिए ये 456 जो है ना ORCC का कोड होता है, जो अपने जब आपको बुक होगा ना उसमें 456 लिखा होगा, और 1978 जानते हैं। इसमें कुछ करेक्शन इस साल में, इस साल की बात हो रही है। अब तो आ गया 456 2000, हम मैक्सिमम उसी को पढ़ेंगे, लेकिन ये 456 1978 के अनुसार है। स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक 1.78 और फार कंक्रीट कितना होता है आपका 3। अब देखिए जो IS कोड कह दिया ना, यानी वो IS वाला नहीं है, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है। अब IS कोड जो चीज़ें कह देती है, अब उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे रिसर्च अनुभव के अनुसार वो देते हैं सबकी। 1.78 आपको मान लेना है, 3 आपको मान लेना है, तो मान लेना है तो मान लेना है। अभी आप लोग उतने बड़े नहीं हुए हैं डिप्लोमा में कि आप कहने जाएँ क्यों मान लें। ठीक है, अभी आपको डिप्लोमा में IS कोड जो कहा था कि मान लीजिए तो मान लेना है आपको, ठीक है। हम बताएंगे कि भाई 3 मतलब इससे अधिक क्यों इसको लिया जाता है, ठीक है, इससे अधिक क्यों इसको लिया जाता है, लेकिन क्यों उतना ही लिया जाता है इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि IS कोड बहुत सारे रिसर्च अनुभव, बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे सैंपल लेने के बाद ये बताते हैं सब, ठीक है। तो 3 कंक्रीट के लिए हम कहते हैं, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक तो कहेंगे 3, स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक 1.78। अब देखिए इसका कमाल क्या होता है, ठीक है, कमाल देखिएगा। हम कह रहे हैं कि इसी पर डिजाइन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर और अपने आ रहे हैं सुर में, देखिएगा। मान लेते हैं कि M15 है, ठीक है। पहले हम कंक्रीट की बात कर लें। किसकी बात कर लें भाई, कंक्रीट की। M15 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना कर देंगे आप, 15, ठीक है जी। लेकिन M15 का वर्किंग स्ट्रेस कितना करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस कहेंगे सर 15, और एक कंक्रीट है तो कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक 3 लेते हैं भाई। वही वर्किंग स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस निकालने की तो यही तो होता है फार्मूला। तो अल्टीमेट स्ट्रेस आया था 15 और वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा 5 न्यूटन प्रति mm²। अब इससे फ़ायदा क्या होता है वो समझिएगा। अब समझिए, ये आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, कोई भी कंक्रीट है, मान लेते हैं कंक्रीट है, जिसका एरिया कितना है 10 न्यूटन प्रति एरिया तो mm² में होगा। मान लेते हैं इसका एरिया कितना है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 mm², 10 mm²। समझिएगा, हम कहें कि एक कितना लोड लेगा, एक कितना लोड लेगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना है सर, बल बराबर प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ये सब लोग जानते हैं होता है। तो देखिए बल बराबर कितना बल लेगा, देख लेते हैं। कहेंगे सर ये M15 का ग्रेड है ना, तो प्रतिबल कितना होगा बताइए। प्रतिबल कहेंगे 15 है तो 15, और क्षेत्रफल 10 दिया है, यानी ये 150 न्यूटन का लोड ले लेगा, ठीक है। हम कहेंगे कि सर ये बताइए कि इसका 150 क्या है, तो आप कहेंगे ये चरम है, ये क्या है भाई, अल्टीमेट है, क्योंकि स्ट्रेस कौन सा लिए हैं आप, अल्टीमेट स्ट्रेस लिए हैं। बहुत ही अच्छे समझिएगा, बड़े आराम से। फिर समझाते हैं हम, यहीं से शुरू हो गया आपका मज़ेदार कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं कि M15 है, इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं समझ आएगी तो पूरे स्टील RCC कंफ्यूज रहेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे सर M15 है तो 15 न्यूटन प्रति mm² होगा, ठीक है। अभी के लिए प्रतिबल, और हम कभी कभी अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिख देते हैं, बात एक ही हुआ भाई, जितना सामर्थ्य है उतना ही प्रतिबल देता है, ठीक है। कभी कभी अल्टीमेट स्ट्रेस लिख देंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिख देंगे, बात ही हुआ, ठीक है। अभी के लिए परेशान नहीं होना। अब देखिए मान लेते हैं आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर M15 का है, यही वाला है, यही वाला। हम कहते हैं इसका अल्टीमेट स्ट्रेस बताइए कि मतलब स्ट्रेंथ बताइए कितना स्ट्रेंथ ले सकता है, मतलब इसमें कितना बल लगा सकते हैं। यदि इसका एरिया कितना है, एरिया है आपका 10 mm², कितना लोड ले सकता है, तो कहेंगे कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो कितना बल ले लेगा, प्रतिबल कितना दे रहा है, ये 15 दे रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस,
क्षेत्रफल कितना है 10, यानी 150 न्यूटन का। भाई हम एक यूनिट एरिया पर देखते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग प्रतिबल। पूरे पर देखेंगे तो है ना, पूरा ले लिए तो बल 150 न्यूटन का लोड पूरे पर लगा सकते हैं, ठीक है लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चरम बल है, क्या है, चरम है, यानी कि 150 से थोड़ा भी अधिक लगाए ना वो फेल कर जाएगा। 150 से थोड़ा भी अधिक यदि लोड लगा दिए ना तो फेल हो जाए, क्योंकि जो स्ट्रेस लिए हैं वो अल्टीमेट स्ट्रेस को लिए हैं। तो क्या आप इतना इंश्योर रहेंगे कि आपके पूरे स्ट्रक्चर के लाइफ में कभी इससे अधिक लोड नहीं आएगा? आ सकता है कि नहीं, भूकंप आएगा, ज़्यादा बेंड हो जाएगा। या फिर शादी विवाह में देखते हैं बहुत सारे लोग उसी पर इकट्ठा होते हैं, मोटे मोटे, मेरे जैसे, उतना भी मोटे नहीं है। या फिर मान लीजिए कि आपका प्लान था मेरे 2 लड़के होंगे, 3 लड़के हो गए, 3 मंजिला उसी बनाना पड़ जाए, तो स्ट्रेस फ्यूचर में बढ़ने के चांस होते हैं। यदि आप इसी स्ट्रेस को, अल्टीमेट स्ट्रेस को लेकर के डिजाइन कर देंगे तो फ्यूचर में 150 से थोड़ा भी लोड आपके छत पे, स्लैब पे आएगा तो फेल हो जाएगा। तब इसके लिए क्या दिमाग लगाया गया? इसके लिए दिमाग लगाया गया कि दूसरा हम कहते हैं कि इसका जो है वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा। तो कहेंगे सर ये कंक्रीट है तो कंक्रीट का वर्किंग स्ट्रेस 15 अपान में कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक 3, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में सुरक्षा गुणांक का भी फार्मूला लिखे थे, यानी 5 न्यूटन प्रति mm² हम ले लेंगे इसका वर्किंग स्ट्रेस। अब कहेंगे बताइए अब एक कितना बल लेगा? तो कहेंगे सर एक बल लेगा आपका, कितना बल लेगा भाई? प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, तो प्रतिबल 5, क्षेत्रफल 10, यानी 50 न्यूटन प्रति mm²। यानी अब हम मान के चलेंगे कि ये जो लेगा ना, कितना लेगा स्ट्रेस, कितना बल ले सकता है? 50 न्यूटन का बल ले सकता है। कितने का बल लेगा ये? 50 न्यूटन का। हम मान के चलेंगे, हम डिजाइन किस पे करेंगे? हम ये मानेंगे कि ये जो मेंबर है 50 न्यूटन का लोड ले ही सकता है, इससे अधिक नहीं ले पाएगा। अब बताइए क्या फ्यूचर में 50 से 55 हो जाएगा तो मेंबर फेल होगा क्या? मेंबर नहीं फेल होने वाला है, क्योंकि ये तो 150 तक लोड वहन कर सकता है ना। तो क्या 60 हो जाएगा तो मेंबर फेल होगा? नहीं फेल होगा। तो इसीलिए हम कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिजाइन नहीं करेंगे। किस पे डिजाइन करेंगे? किस पे करेंगे? वर्किंग स्ट्रेस पे। अब इसको अलग नाम देते हैं, वो हम देंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? इसको अलग नाम देते हैं, हम बस वैसे लिख रहे हैं कार्यकारी बल, आपको समझाने के लिए। क्लियर हुआ बात? पहला रीजन तो यह है कि भाई फ्यूचर में कभी स्ट्रेस बढ़ने का चांस हो तो हम कोई दिक्कत हमको न हो, इसीलिए सुरक्षा गुणांक लेते हैं। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि जो ये 15 आया हुआ है ना, ये 15 न्यूटन प्रति mm² M15 ग्रेड का, ये कहाँ आया हुआ है? तो कहेंगे कि आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 न्यूटन को जो हम चेक किए हैं ये सब लेबोरेटरी में चेक किए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो लेबोरेटरी रहता है उसमें एक अच्छा इंजीनियर रहेगा, अच्छे क्वालिटी का सीमेंट रहेगा, अच्छे क्वालिटी का बालू रहेगा, अच्छे क्वालिटी का एग्रीगेट रहेगा, सारा क्वालिटी कंट्रोल रहता है। 24 घंटे बाद उसको अच्छे से पानी में 90% आर्द्रता पर 28 दिन बाद चेक करते हैं, तब हम एक कंक्लूजन देते हैं। यानी वहाँ सारा कंट्रोल है आपके हाथ में जब लैब में हम लोग टेस्ट करते हैं। लेकिन आप बताइए साइट पे बनाएंगे कुछ चीज़ें तो क्या आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है क्या? नहीं कंट्रोल है। सीमेंट हो सकता है थोड़ा नमी ले ले, हो सकता है बालू गड़बड़ हो, गिट्टी गड़बड़ हो सकता है लेबर आ रहा है ज़्यादा पानी मिला दे उसमें कंक्रीट मिलाते समय, हो सकता है लेबर कंक्रीटिंग कर रहा है ऊपर से ही पटक दे, हो सकता है जहाँ कंक्रीटिंग है ज़्यादा टेम्परेचर हो, भाई कुछ भी चांस है। तो क्या हम जितना लैब में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम लैब में निकालते हैं उस समय जितना क्वालिटी कंट्रोल आप कर पाते हैं उतना क्वालिटी कंट्रोल आप अपने जहाँ काम होता है साइट पे कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम सुरक्षा गुणांक का यूज़ करते हैं कि एक्चुअल में 15 मिलेगा ही नहीं साइट पे उससे कुछ कम ही मिलेगा। तो इसलिए हम सुरक्षा गुणांक का यूज करके उस सामर्थ्य को घटाते हैं। ये 15 दी अल्टीमेट M15 ग्रेड का है
फिर भी अल्टीमेट स्ट्रेस 15 नहीं मिलने वाला है साइट पे, तो उसको भी घटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सुरक्षा गुणांक का। तो सुरक्षा गुणांक का मेन कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। एक तो हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें इंश्योर ही नहीं है कि इससे बढ़ भी सकता है भाई स्ट्रेस, और थोड़ा भी 150.1 भी हुआ तो टूटा, फेल हुआ, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस हम पढ़े हैं ऊपर यही कहता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस पर काम नहीं कर सकते तो हम सुरक्षा गुणांक का यूज़ करके उसके स्ट्रेस को घटाते हैं। बाकी जितना क्वालिटी कंट्रोल हम लैब में रखते हैं उतना साइट पे नहीं रख सकते, तो सुरक्षा गुणांक का यूज़ करके ही उसके सामर्थ्य को घटाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये लोड कैसे लेगा, इसका क्या कंसेप्ट है, ये जैसे हम डिज़ाइन करेंगे ना, हम बता रहे हैं अभी हो सकता है कि हम इतना एकदम गारंटी के साथ कह दे रहे हैं कि आपको 100% नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन आप लोग अभी पढ़े ही नहीं है। अब लोग सोचते होंगे डिज़ाइन है क्या, तो सारा चीज़ हम बताएंगे। अभी हो सकता है 1-2 टर्म ना समझ आए ना, मेरे भाई परेशान एकदम नहीं होना है, क्योंकि हम मतलब कि एकदम अंदर घुस करके बता रहे हैं। अभी से इतना अंदर घुस रहे हैं तो थोड़ा हो सकता, देखिए आप लोगों का लेवल यहाँ तक है, अभी हम आप लोगों का लेवल यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो पढ़ाएंगे तो समझ आएगा। यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे आप फंसेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हम थोड़ा सा लेवल को ऊपर हम आपको खुश करना नहीं आए कि भाई आपका लेवल यही है, नीचे पढ़ा दें सब समझ आएगा, बाद में जाएंगे कहेंगे तो मास्टर का पढ़ाया ही नहीं। हम इतना गारंटी दे सकते हैं आपका लेवल यहाँ है तो आप पढ़ने फील कर रहे होंगे हम लेवल यहाँ तक नहीं यहाँ तक लेके जा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है, तब ऊपर तक लेवल जाएगा तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपके ऊपर से जाएंगी, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। वो सारी चीज़ें आगे आने वाली है, जो अभी से हम आपका बैकअप बना के चल रहे हैं। हम बाद में कहेंगे ये बात, उस समय बताए थे, ठीक है। चलिए, है ना। तो एक आप समझे होंगे वर्किंग स्ट्रेस है, डिज़ाइन का मतलब क्या है, कितना मतलब कि अपने पास सेफ्टी रख रहे हैं, कितना वो लोड ले लेगा, लेकिन हम जानबूझ उसको कितना कम करके बता रहे हैं। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम कहते हैं कि M15 का तो कहेंगे 3 से भाग दे दीजिए 15, कहेंगे M20 का तो 3 से भाग देंगे, वर्किंग स्ट्रेस निकालना है तो ये 7 आता है। 25 का 3 से भाग देंगे तो 8.5 आता है, ठीक है। फिर हर एकदम वही भाग थोड़ी देख लेना है, थोड़ा आगे पीछे होता है, डोंट वरी। ये कहेंगे 7 तरीक 21 होता है तो 7 लिया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 8.5 आता है। 30 का तो 10 आ जाएगा, तो ऐसा निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्ट बना सकते हैं आप। कैसा चार्ट, कहेंगे ग्रेड, अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, कहेंगे M15 कहेंगे 15 अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रैकेट में लिखिएगा, दोनों में न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में है। वर्किंग स्ट्रेस 5, ये हो जाएगा M20 तो 20, ये हो जाएगा 7, M25 तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8.5, M30 तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10। बस इतने का यूज ही होता है, इतने का यूज़ हम करते हैं RCC में। अब एग्ज़ाम में याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो एग्ज़ाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, वही नहीं स्ट्रेस का ही तो कमाल है सारा, लेकिन कभी नहीं कहेगा कि 7 लीजिए, वो कहेगा M20 कंक्रीट यूज़ करिए। अब आपको जानना पड़ेगा, जब M20 कंक्रीट है तो स्ट्रेस मेरा डिज़ाइन स्ट्रेस कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टील के लिए। हाँ भाई, FI 250, FI 415, FI 500। हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस तो यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे डिज़ाइन स्ट्रेस, बताइए FI 250 का डिज़ाइन स्ट्रेस तो कितना हो जाएगा, 250 में भाग दे देंगे 1.78 से, तो 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर लेते हैं। अब दशमलव वगैरह नहीं लेते हैं, चल जाता है 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यानी इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना था, 250, लेकिन मान के चलेंगे कि कितना लोड लेगा, हम डिज़ाइन कितने पर करेंगे, 140 पे। फिर वही कंसेप्ट हम बताएंगे कि इतना एरिया है, गुणा करेंगे ज़्यादा आएगा, लेकिन उससे थोड़ा भी अधिक लोड बढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। लेकिन टेंसाइल में तो 140 पे हम वर्किंग पूरा डिज़ाइन करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ले सकता है 250 का। अब कहेंगे कि सर इसमें 1.78 मतलब क्या हुआ, अब समझ रहे हैं ना, 415 500 भाग दे लीजिएगा, 415 का 230 आता है,
अब कहेंगे इतना याद कैसे, वो आपको भी याद होगा डोंट वरी, सारा याद होगा, है ना, इतना हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे कि याद हो जाएगा। अब समझिएगा, हम एक चीज़ बता सकते हैं कि जो कंक्रीट में जो सुरक्षा गुणांक होता है 3 लिया जाता है, जबकि स्टील का सुरक्षा गुणांक 3 से कम लिया जाता है। इस मतलब क्यों ऐसा करते हैं भाई? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंक्रीट पर क्वालिटी कंट्रोल आप नहीं रख सकते, क्योंकि लैब में कुछ और कंक्रीट बनता है, चेक होता है, तो लेकिन आएंगे साइट पे तो गुड़ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्या स्टील आप बनाते हैं ना, स्टील तो बना आता है ना, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल क्या करना है, वो तो लैब से ही बन के आता है। तो स्टील में क्वालिटी कंट्रोल नहीं करना होता है, फिर भी स्टील को लाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मोड़ेंगे, तो कुछ तो सुरक्षा गुणांक लेना है ना, कुछ तो डिस्टर्ब होगा ना वो स्टील, तो इसलिए सुरक्षा गुणांक 1.78 लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो सुरक्षा गुणांक है ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत कम है, ये मेन अपने सुरक्षा के लिए है, क्योंकि हम अल्टीमेट पे काम नहीं कर सकते। जबकि कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक क्वालिटी कंट्रोल और अपने लिए, अल्टीमेट पे काम नहीं करते हैं उसके लिए, और क्वालिटी कंट्रोल दोनों के लिए होता है, इसलिए कंक्रीट का सुरक्षा गुणांक अधिक लेते हैं। किससे? स्टील से। तो आई होप आपको समझ आया होगा दोनों, बस इतना ही है, वर्किंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्चुअल स्ट्रेस। मज़ा आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। तीसरा होता है आपका एक्चुअल। एक्चुअल मतलब अरे वास्तविक भाई, वो एक्चुअल मतलब वास्तविक। कहेंगे सर ये भी उतना ही दोनों को इतना बड़ा लंबा है ना, ये कुछ नहीं है, आपको भरमाया गया। एक्चुअल मतलब देखिएगा, M20 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा, तो कहेंगे 20 न्यूटन प्रति mm²। वर्किंग स्ट्रेस कितना मिलेगा, तो कहेंगे 7 न्यूटन प्रति mm²। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि भाई समझिएगा, एक्चुअल स्ट्रेस जब हम डिज़ाइन करते हैं, मान लीजिए बीम का डिज़ाइन किए, बीम का डिज़ाइन किए, तो मान लेते हैं कंक्रीट कितने का है, M20 ग्रेड का है, सिर्फ कंक्रीट ही मान लेते हैं, तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस तो 20 है। लेकिन जब हम डिज़ाइन किए थे, वही करें, डिज़ाइन में थोड़ा सा फंसेंगे आप, लेकिन हम ये कहे हैं कि इस पे ना, जब एक मंजिल फर्स्ट फ्लोर है ना, जब एक मंजिल, दो मंजिल, जब 2 मंजिल का यूज़ करेंगे तब जाकर आपका वर्किंग स्ट्रेस, यानी ये 2 मंजिल तक हम इस पे घर बनाएंगे तब जाके ये वर्किंग स्ट्रेस 7 का देगा। 2 मंजिल तक घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग स्ट्रेस 7 मिल जाएगा इस पर। लेकिन एक ही मंजिल बना है तो 7 से कुछ कम मिलेगा, यानी स्ट्रक्चर पे उस समय जितना स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है ना। मान लेते हैं कि हम जब बीम छत का डिज़ाइन किए हैं तो हम इतना जानते हैं कि छत पे 100 लोग को हम खड़ा कर सकते हैं तो 7 का मिलेगा, और 120 को करेंगे तो 20 मिल जाएगा, यानी अब 121 करेंगे तो टूटेगा। समझिए बात को, यानी 120 लोग यदि छत पे खड़ा होंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेस दे देगा, यानी 121 करेंगे तो फेल हो जाएगा। जबकि वर्किंग स्ट्रेस मतलब क्या होगा कि 100 पीपल, यानी 100 लोग ना उस पे खड़े हैं, 100 लोग छत पे खड़े हैं तो 7 का लोड देगा। लेकिन उस समय ना, किसी समय उस पर 85 लोग खड़े हैं, तो किसी संरचना पे उस समय प्रेजेंट टाइम में जितना लोड आ रहा है, तो उसके आधार पे जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, जितना लोड है उस समय, जितना लोड है उसके आधार पे जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। इसका हम यूज़ नहीं करेंगे अपने आरसीसी में। यूज़ किसका करना है आपको पता है, किसका मैक्सिमम यूज़ करेंगे आप जानते हैं, वर्किंग स्ट्रेस या फिर डिज़ाइन स्ट्रेस का। अल्टीमेट स्ट्रेस का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो अल्टीमेट स्ट्रेस देगा, कहेगा कि M20 M15, तो अल्टीमेट स्ट्रेस भी समझना है आपको अच्छे से, और वर्किंग भी। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब आपका मतलब कि गेम, मतलब आरसीसी शुरू हो गया, मान लीजिए अब मजा आने वाला। अगले में हम पढ़ेंगे एजम्पशन, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले एजम्पशन, कुछ मान्यताएं होती हैं, एक्चुअल में वैसा नहीं होता लेकिन मान लेते हैं। तो हम अब शुरू करेंगे अपना दमदार कोर्स आरसीसी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए यदि आपका आज का लेक्चर कंसेप्ट से भरा लगा हो। आज इतना हम गारंटी दे सकते हैं, आगे का भी जितना लेक्चर मिलेगा इसी तरह कंसेप्ट से भरा हुआ है। तो आई होप अच्छे से पढ़े होंगे। भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट।
को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।